Recording started, sir? चलो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ठीक है सर। अच्छा देखो, पोस्ट टैक्स की अमाउंट करके आप करा रहे थे, वो कौन सा चैप्टर का? पोस्ट टैक्स यही चैप्टर है, इस चैप्टर का। हाँ, इसी चैप्टर का अलग अलग टॉपिक है। हाँ, जैसे मान के चलो, वही मैं समझा रहा हूँ। चलो मैं थोड़ा समझाता हूँ, चल सुन ले। अच्छा सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर सबसे पहले जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं 2 मिनट बता देता हूँ कि एफएम क्या है। जो लोग फर्स्ट टाइम एफएम कर रहे हो, सर एफएम एफएम का मतलब होता है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है जुगाड़ लगाना। क्या होता है? जुगाड़ लगाना। सर ये कौन सा बात हुआ? सर यही बात है, जितना इजीली समझो समझो वही अच्छा है। सर एफएम या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंपनी को बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? कैपिटल। तो कैपिटल को जुगाड़ करने का ना एक टेक्निक होता है। कैपिटल को जुगाड़ करने का एक टेक्निक होता है, उस टेक्निक को एफएम कहते हैं। मतलब ऐसे नहीं, हवा में ही पैसा नहीं आ जाता। वो पैसा जुगाड़ करने के लिए सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, कॉस्ट मैनेज करना पड़ता है। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। जैसे मानो किसी भी कंपनी का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये मार्केट के साथ बहुत मतलब मिलता जुलता सब्जेक्ट है। यानी जो लोग स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हैं ना, उन्हें भी यही सब चीज करना पड़ता है। यानी अगर आप स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हो, तो आपको अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज अच्छा है ना, तो आप बहुत जल्दी सीख लोगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करते हैं? कंपनी को एनालिसिस करते हैं, कंपनी का अंदर का। एज ए फिनेंस मैनेजर आपका रोल प्ले होता है कि आप कंपनी का जो फाइनेंशियल मैटर है उसको प्रॉपरली हैंडल करो। यानी सिंपल बात है, कंपनी का पैसा कहाँ से आएगा और उस पैसे को कहाँ आपको डालना है। इसको हम लोग थोड़ा लैंग्वेज में बात करें तो लैंग्वेज ऐसा है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट माने जुगाड़ लगाना, और इन्वेस्टमेंट माने उस फंड को कहीं पर इन्वेस्ट करके पैसा कमाना। ठीक है, मैंने बेसिकली बिजनेस में लगाना। जैसे मैं आपको एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मानो कौन सा बिजनेस लिया जाए, टाटा मोटर्स ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल है, कोई भी कंपनी को उठा सकता हूँ। ऐसे कोई स्टॉक मार्केट क्लास नहीं है सर, जस्ट आपको फाइनेंशियल मैटर पे फोकस कराने के लिए दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं टाटा मोटर्स का इनकम एंड बैलेंस शीट दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर इनकम में क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इनकम में क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी को ना, यहाँ पर चाहे कोई भी कंपनी ले सकते हो सर, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जस्ट इतना दिखाना चाहूंगा कि कंपनी क्या करता है, रेवेन्यू कमाता है। क्या करता है? रेवेन्यू माने जो भी उसका बिजनेस है उसके हिसाब से वो क्या करता है, सेल करके रेवेन्यू करता है। रेवेन्यू से वो अपना जितना कॉस्ट है ना उसको माइनस करते हैं। माने भाई मेरा यहाँ यहाँ से इतना रेवेन्यू आया, फिर मेरा रॉ मटेरियल में इतना खर्चा है, मेरा पावर फ्यूल में इतना खर्चा है, मेरे एम्प्लॉय के पीछे इतना सैलरी वेजेस गया है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन में इतना खर्चा है, और फिर जाके मेरे को ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतना हुआ है। उसके बाद देखो आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, इसको बोलते हैं ईबीआई टीडी। ये सब करो। हाँ हाँ, सब करोड़ में। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में, ये रहा, ये सब करोड़ में है सर। ये जो 3,52,534 है ये। हाँ ठीक है, ये जो देख रहे हो 12,133 करोड़ है ये। ठीक है, ये सब करोड़ है। तो ये 12,133, अच्छा इधर कितना आ गया प्रॉफिट, कितना आ गया 38,143 करोड़। लेकिन यहाँ पर थोड़ा खेल है सर। खेल क्या है कि जस्ट आपको मैं सिंपल तरीके से, किसी को अगर 1 मिनट में फाइनेंस समझाना है, मैं वो टेक्निक अपना रहा हूँ। ठीक है,
1 मिनट में फाइनेंस का इंपॉर्टेंस समझाने का काम करो, ताकि आप सब्जेक्ट को फटाक से समझ लो। तो ये टाटा मोटर्स का करंट बिजनेस सिचुएशन है जो लास्ट फाइनेंशियल 2023 में अभी हुआ है। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और तोड़ता हूँ, ठीक है। तोड़ना मैंने बेसिकली ये सब ना पार्ट पार्ट करके है। जैसे देखो ईबीआई टीडीए से डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन को माइनस किया गया। ये डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन क्या होता है? आप लोग अकाउंटेंसी में डिप्रिसिएशन करते हो। डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स का होता है और अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल्स का होता है। दोनों ही फिक्स्ड है, बट एक इंटेंजिबल है एक टेंजिबल है। माने बेसिकली जो एसेट को हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम लोग इंटेंजिबल बोलते हैं, है ना। और जो कंपनी का गुडविल होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, पेटेंट होते हैं, उसको इंटेंजिबल बोलते हैं। तो इंटेंजिबल कभी ना एसेट गिरता है। एक एग्जांपल के तौर पे नोकिया का मोबाइल फोन का गुडविल 2005 में या 2007 में नोकिया का फोन का गुडविल जो इस लेवल पे था, फ्रैंकली बताना 2024 में नोकिया का फोन का वो गुडविल है क्या? नहीं है। तो फिर ये नोकिया का जो वैल्यूएशन है गुडविल का गिर गया ना, ठीक है। तो वो गुडविल का वैल्यूएशन को जो गिरा गया तो कहाँ से चला गया? दिख तो नहीं रहा है। तो उसे भी कैलकुलेट करने का एक टेक्निक होते हैं जिसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में अमोर्टाइजेशन कहते हैं। समझ गए सर? हाँ, इसीलिए फाइनेंशियली हम लोग इस तरह से बात करते हैं, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। अब ये डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस करने के बाद आपको मिलता है पीबीआईटी या ईबीआईटी। क्या मिलता है? पीबीआईटी या फिर ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। फिर यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है सर? ये यहाँ से इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। ध्यान से देखो सर, देख नहीं रहे हो आप। ईबीआईटी से आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। क्या चुकाना पड़ता है? इंटरेस्ट। सर ये इंटरेस्ट क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने लोन लिया था, क्योंकि आपने डेब्ट लिया था, ठीक है, क्योंकि आपने बॉन्ड के थ्रू से पैसा जुगाड़ किया था, क्योंकि आपने डिवेंचर के थ्रू से पैसा जुगाड़ किया था, ठीक है। चाहे वो लोन हो, डेब्ट हो, बॉन्ड हो, डिवेंचर हो, सब एक एक लोन का ही अलग अलग नाम है। ये कंपनी जब बंद हो रहा है तो आप उसमें इंटरेस्ट तो बाकी रहेगा, एसेट बेच के। ऐसा अगर आप बोलोगे कि एसेट बेच के भी नहीं मिलता है, तो फिर बैंक बेसिकली जब एक कंपनी बंद होता है तो उसका बैंकरप्सी फाइल किया जाता है। क्या फाइल किया जाता है? बैंकरप्सी फाइल। इसका लॉ है, बैंकरप्सी कोड बोल के एक लॉ है, ठीक है। वो बैंकरप्सी कोड के थ्रू से वो फाइलिंग करता है, फिर कोर्ट आता है, कंपनी लेवल का कोर्ट आता है। वो कोर्ट आके डिक्लेयर करता है कि भाई इसका कितना एसेट्स है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जैसे सॉलिसिटर को बुलाते हैं, फिर हिसाब किताब होता है, मार्केट में कितना बाकी है वो बाकी का हिसाब किताब होगा। फिर जिसका जितना बाकी है एसेट बेच के अगर फुलफिल हो जाए बढ़िया है, नहीं हो पाता है फिर इंसॉल्वेंट बोल देते हैं। इंसॉल्वेंट, पैसा नहीं मिलेगा। और क्या कर सकते हैं? इंसान को तो मार नहीं सकते ना, जेल हो जाएगा ओनर का। ये देखो ना, इसका इसका तो जेल जेल मनी बेसिकली डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा घोटाला वगैरह प्रूफ हो जाता है ना, तो जेल हो जाता है। जैसे जेट एयरवेज, देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या होता है। जेट एयरवेज का शेयर के दाम पे मत जाओ, फाइनेंशियल्स पे जाओ। अब शेयर का दाम तो दिन पे दिन गिरता गया, दिन पे दिन गिरता गया, ठीक है। इसका मालिक का नाम है नरेश गोयल, ठीक है। ये कंपनी दिन पे दिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आता गया और 2019 से जेट एयरवेज का एक भी फ्लाइट नहीं चल रहा है। लास्ट फ्लाइट चला था अमृतसर से मुंबई, ठीक है। लास्ट इसलिए क्यों ऐसा बोलते हैं, उसका उसका नेटिव अमृतसर में अमृतसर से मुंबई इत्तेफाक है। तो लास्ट फ्लाइट चला था 2019 में। मैं क्लास ले रहा था इसी तरह का, फाइनेंस का या स्टॉक मार्केट का क्लास ले रहा था, और ये मुझे डिक्लेयर करना पड़ा था क्लास में कि जेट एयरवेज का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। तो जिसके पास भी जेट एयरवेज था, मैं बोला भाई इमीडिएटली सेल करो, क्योंकि शेयर और दिन पे दिन गिरता रहेगा। मैं आपको हिसाब दिखा दे रहा हूँ, ये देखो 5 साल पुराना बात है, ये देखो। तब 256 250 चल रहा था। जिसने नहीं सेल किया वो मरा। कितना है और बीच में है सबसे नीचे बात दे रहा है। हाँ ठीक है, ये मैं 2019 का बात किया। उस टाइम पे मेरा ऑफलाइन चलता था, ऑनलाइन नहीं था। अगर होता तो आपको मैं रिकॉर्डिंग भी सुना देता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि फाइनेंशियली अब क्यों ये प्रॉब्लम मुझे कैसे पता चला था। एक तो मुझे न्यूज मिला था कि कंपनी का सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है। अब इसका हालत देखो आप, इसका रेवेन्यू देखो। 2019 में जब कंपनी बंद हो रहा था तब भी रेवेन्यू अच्छा खासा था, खराब नहीं था, 23,314 करोड़ का। कंपनी का प्रॉफिट का हालत देखो सर, कंपनी खर्चा काफी कर रहा था लेकिन लॉस में था, 2,200 करोड़ लॉस में था। 2019 में 4,000 करोड़ लॉस में था। 2020 में कंपनी बिजनेस चला नहीं पाया तो 2,200 करोड़ लॉस में चला गया।
फिर 2020 में तो बिजनेस ही बंद कर दिया था, मैंने ऑपरेशन बंद कर दिया था, बिजनेस बंद नहीं, ऑपरेशन बंद, मैंने फ्लाइट आना जाना बंद कर दिया था पूरा, लेकिन कंपनी को बंद नहीं किया था। कंपनी अभी भी बंद नहीं हुआ है, अभी कोशिश कर रहा था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में इसका ओनर फंस गया, अभी तिहाड़ जेल में, रिसेंटली जेल हुआ है, एज हो गया 70+ एज है। छोड़ो सर, वो अलग बात है, उसका अलग केस हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया। कहाँ गड़बड़ है, इसको देखो, इंटरेस्ट को देखो, यहाँ देखो कितना इंटरेस्ट है, 980 करोड़ का इंटरेस्ट था इनका, माने लोन का इंटरेस्ट। नेक्स्ट ईयर 301 करोड़ का, उसके बाद 28 करोड़ का, अभी 7 करोड़ का आया है। कहना क्या चाहते हो सर? सर कहना ही चाहते हैं कि बिजनेस को लोन तो लेना पड़ता है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जब आप लोन लेते हो या मार्केट, शेयर मार्केट से पैसा उठाते हो, अगर आप उसको मैनेज प्रॉपर्ली नहीं कर पाते तो आपका बिजनेस आगे जाके मुश्किल में पड़ जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस का एक वो सिचुएशन है जिसको अगर मैनेज प्रॉपर्ली ना किया जाए तो बिजनेस जोर का झटका लगता है, और इतना बड़ा झटका जो सहन करना भी मुश्किल के बाहर हो जाता है। समझ में आ रहा है सर? सर रेवेन्यू मैंने बेसिकली कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, माना पुराना इन्वेस्टमेंट वगैरह है, वहां से कुछ ना कुछ रेवेन्यू आ रहा था, लेकिन रेवेन्यू जितना आ रहा है उससे खर्चा तो ज्यादा ही है। ठीक है, अदर इनकम टाइप में आ जा रहा है। बैलेंस शीट इसका पूरा एनुअल रिपोर्ट चेक करोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, तो भाई বুঝতে পারছিস কিছুটা? हेलो? Yes, अरे sir. ये বর্মন বুঝতে পারছিস কথাটা? একটু 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 একটু, ঠিক আছে, আস্তে আস্তে বুঝে যাবি আর। ओके, चलो सर। तो सर कहने का मतलब इतना सा है कि आपको मैं लास्ट दिन ना, देखो लास्ट जो 5-7 क्लासेस हुआ है इसके ऊपर, उसमें मैं एक्चुअली कॉस्ट ऑफ डेब्ट में बात किया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में बात किया, और लास्ट क्लास जो हुआ था वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हुआ था। दर्स ध्यान कहाँ है? अच्छा है, एक मीटिंग था, मैं एक अलग कर दिया मीटिंग कर ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसमें एक्चुअली मैंने लास्ट दिन बात करना चालू किया था। सर अब सवाल उठते सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? ठीक है, ये चीज मैंने लास्ट दिन लिखा भी था, बताया भी था। चलो मैं थोड़ा सा जैम ओपन कर लेता हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज और भी दूंगा आगे आगे, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन करते करते जितना मैं बता सकता हूँ मैं बताते जाऊंगा आप लोगों को। लास्ट दिन एक कॉन्सेप्ट हुआ था ना सर, रियलाइज डील अप्रोच बोल के। आज भी एक इंटरेस्टिंग अप्रोच देखेंगे, आपको और अच्छा लगेगा। ये लास्ट क्लास का डेट मुझे कोई बता सकते हो? सैनन पता है क्या, लास्ट एफएम क्लास का डेट क्या था? सर 16 तारीख 16 तारीख, चलो मैंने 16 तारीख, 16 तारीख, 16, ये वाला। 16 तारीख हाँ सर। मैंने ओके सर, थैंक यू सर, मिल गया मिल गया। देखो इसमें एक्चुअली मैंने यही लिखा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रेफर्स टू द रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स इक्विटी फंड्स। देखो क्या लिखता है, ऑन इट्स इक्विटी फंड। सर इक्विटी फंड माने ये अकाउंटिंग नॉलेज टर्म है, माने बेसिकली बिजनेस चलने के लिए दो तरह का फंड होता है, एक लोन और एक ओन। लोन प्लस ओन यही बिजनेस का मेन है। लोन माने जिसका, जो दूसरे का पैसा है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं बेसिक्स में, लोन माने पराया धन, ओन माने अपना धन। ठीक है, पराया धन माने जिसका इंटरेस्ट आपको वापस करना पड़ेगा, प्रिंसिपल पैसा भी वापस करना पड़ेगा। जैसे मानो कि बैंक से पैसा लोगे, किसी से डिवेंचर के थ्रू से पैसा उठाओगे, ठीक है, किसी का बॉन्ड के थ्रू से पैसा रेज करोगे, ये सब दूसरे का पैसा है। लेकिन क्या है ना, ये कॉम्पेरेटिवली थोड़ा सस्ता होता है। क्या होता है? सस्ता होता है। इसलिए लोग बैंक लोन, डिवेंचर, बॉन्ड के थ्रू से मार्केट से पैसा रेज करते हैं और बिजनेस पे लगाते हैं, और उसके बदले
बिजनेस करते हैं। आप बोलोगे तो फिर ओन कैपिटल महंगा होता है क्या? हाँ सर, कॉम्पेरेटिवली महंगा ही होगा ना। सर कैसे? कोई मुझे बता सकते हो? लोन कैपिटल, मैंने आपको बोला कि लोन कैपिटल सस्ता है, ध्यान से सुनना बात को। ओन कैपिटल महंगा होता है, क्यों? हाँ बोलो। 20 लाख रुपए बिजनेस के लिए चाहिए तो ओन कैपिटल का अगर 20 लाख है, मैं एक बार में 20 लाख दे रहा हूँ, मैं तो आप काटी हो जा रहा हूँ। अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट भर भर के उसको काफी टाइम के लिए तो मेरा बिजनेस भी चल रहा है, बस मेरे पास पैसा नहीं पड़ा है और चलते जा रहा है। मेरे को कंपनी सस्ता इसलिए पड़ा है कि मेरे को मंथली या कभी किसी में पैसा देना पड़ रहा है। अच्छा, थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, एक सेकंड रुक जा। सही बोल रहे तो, लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि जो ओन कैपिटल जो है ये आपका पैसा नहीं होगा, आदर्श शेयर होल्डर का पैसा। देखो भाई, खुद के पास पैसा होता तो दूसरे से मांगने का जरूरत पड़ता क्या? अगर अपने पास पैसा होता तो मुझे दूसरों को बोलना पड़ता कि भाई मेरे बिजनेस में पैसा डालो या फिर मुझे लोन दो? जरूरत ना होता ना। सपोज आपको अचानक से 100 करोड़ चाहिए, ऐसे बड़े बड़े बिजनेस को चाहिए, आप लोग फाइनेंस मैनेजर बनोगे ना, तो आपको ऐसे बड़े बड़े अमाउंट को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, ये डेली शेयर मार्केट क्लास में मैं यही से बताता रहता हूँ कि कौन सा कंपनी कितना पैसा रेज कर रहा है। किसी को 1000 करोड़ चाहिए, किसी को 500 करोड़ चाहिए, किसी को 300 करोड़ चाहिए। माथा खराब कर देते हैं। क्या करेगा इस पैसे को लेके? बिजनेस में लगाएगा, ठीक है, बिजनेस करके रिटर्न कमाएगा, यही उनका मेन कॉन्सेप्ट चलता है। नाउ क्वेश्चन ये है सर कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो ओन कैपिटल है, ओन कैपिटल में आदर्श शेयर होल्डर का पैसा जो है, मैं बता रहा हूं कि आपको कि सर ये लोन से महंगा होता है। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई। স্যার বলছি ওরা ইন্টারেস্ট তো রিটার্ন তো বেশি চাইবে সেই জন্য। कैनो? नील ने एक अच्छा बात किया। नील बोला कि सर वो लोग इंटरेस्ट ज्यादा मांगेगा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई, इंटरेस्ट क्यों ज्यादा मांगेगा? हाँ वही, जो जो नील इंटरेस्ट बोल रहा है, चलो मैं उसको डिविडेंड ही मान रहा हूँ, इंटरेस्ट और डिविडेंड, ठीक है। नेचर तो सेम ही है, हाँ। मतलब दोनों का मतलब अलग है, एक प्रॉफिट का हिस्सा है, एक लोन का इंटरेस्ट हिस्सा है, लेकिन अल्टीमेटली दिन के एंड में पैसा ही देना है उन लोगों को। इसलिए इसलिए रवि बोलो, सैनॉन बोलो सर। ओन कैपिटल माने आदर्श शेयर होल्डर का रिटर्न का पैसा क्यों कंपनी के लिए ज्यादा होता है कंपेयर टू बैंक लोन, डिवेंचर लोन, बॉन्ड लोन एटसेट्रा से? और ये मैं गारंटी के साथ क्यों बोल रहा हूँ? एकदम प्रैक्टिकल सेंस है सर। मानो आज दर्श का एक बिजनेस है, दर्श का बिजनेस का नाम है दर्श लिमिटेड। अच्छा चलो दर्श का नहीं, छोड़ो, मेरा ही बिजनेस है, चलो मैं अपना बिजनेस का बात बताता हूँ। ऐसे मेरा कोचिंग का नाम ही मैं बिजनेस कर देता हूँ, KSG स्क्वायर लिमिटेड, ठीक है, KSG स्क्वायर लिमिटेड। मैं बोलता हूँ कि सर मेरे को अपना कोचिंग को ग्रो करना है, ठीक है, मेरे कोचिंग में अच्छा खासा फायदा हो रहा है, मैं ऐसा ऐसा मैं बोलूँ, ठीक है। अब आप लोगों को ठीक लगे तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप पैसा लगाओगे कि नहीं लगाओगे, ठीक है, मेरे कहने पे थोड़ी ना होता है। हाँ बोल बोल। রিস্ক কভার করার জন্য। और जैसे ही मैंने अपना बिजनेस बोला उससे नील को समझ में आ गया रिस्क, मतलब सर के बिजनेस में पैसा लगाना रिस्की होगा। बात सही पकड़ा है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये उठता है क्योंकि ये पर्सनल स्किल्स का चीज है, कभी बहुत अच्छा चल सकता है, कभी डाउन भी जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन उठता है, चलो छोड़ो, मैं बस एक कोचिंग बिजनेस के हिसाब से बोला कि KSG स्क्वायर लिमिटेड को अचानक से मानो 5 करोड़ का जरूरत है, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं इक्विटी शेयर इशू करूंगा। और मैंने ये भी बोला कि एक एक को कम से कम एक एक लॉट में मुझे 10,000 देना पड़ेगा, ठीक है, 10,000। तो वो एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनो तो सही। प्राइवेट कंपनी भी तो शेयर इशू कर सकता है। वो तो BSc है। नहीं, यहाँ पर मैं BSc नहीं, प्राइवेट इशू करूंगा, क्या दिक्कत है? हाँ, मार्केट में नहीं जाना है, प्राइवेटली करूंगा, क्या दिक्कत है? जो भी मुझे पैसे देगा उसको मैं शेयर होल्डर बनाऊंगा। अगर आप लोग टोटल 5 करोड़ जो भी मुझे मिलेगा, मानो आप लोग 50 लोग हो, मेरे बिजनेस पे आप लोग 10,000 करके या 1 लाख करके दोगे, ठीक है। तो 5 करोड़ में से मुझे 5 करोड़ का जरूरत है, सबको ही 1 लाख 10 लाख ऐसा करके मेरे को देना चाहता है, उनके डोनेट नहीं है। बिजनेस का वैल्यूएशन देख के उनको लग रहा है कि हाँ हाँ सर का बिजनेस अच्छा चलेगा, हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। ना क्वेश्चन ये उठता है कि आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाओगे और आप कम से कम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो? कम से कम मानो कि
नील मेरे बिजनेस में 1 लाख लगाना चाहता है, मान के चलते हैं। नील कितना मिनिमम रिटर्न चाहिए? जल्दी बोल, मिनिमम कितना, परसेंटेज में बोल, बोलो रवि, बोलो कितना? 30%। 30%? कौन बोला 30% रिटर्न चाहिए? 30% रिटर्न, माथा खराब लोग। सर 10%। 10% क्यों? अच्छा, इधर दर्श बोला 3 से 5। सर थोड़ा तो शर्म करो, बैंक से तो ज्यादा मांग लो। नहीं वो ठीक है नहीं, जहां पर आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है, आप इन्वेस्टर की तरह सोचो। इमोशनल खेल नहीं है ये, बिजनेस में कोई इमोशंस नहीं होता। सर बोल रहे हैं तो कम रिटर्न में ले लेंगे, ऐसा बात नहीं है। यहाँ सर का बात नहीं है, ये तो एक बिजनेस है, ठीक है। तो बिजनेस में आप 3%, 5%, 10%, ये डिपेंड करता है कि भाई बैंक अगर आपको 7 से 8% दे रहा है एफडी में, तो उनसे तो ज्यादा ही मांगोगे रे बाबा, है ना? हाँ 8%, हाँ कोई कोई माना 7.5% तो बुजुर्ग लोगों को मिल रहा है ना, ठीक है। 7.5, 7.7 कोई कोई बैंक दे रहा है, ठीक है। कोई प्राइवेट बैंक है जैसे उज्जीवन फाइनेंस, स्मॉल एयू फाइनेंस, ये लोग कभी कभी 8-9% भी एफडी में इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो कोई ना कुछ रिटर्न आपको दे रहा है बैंक। तो अगर बैंक आपको, मैं एवरेज में माना कि 7 से 8% बैंक देता है, तो बैंक अगर 7 से 8% आपको एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है, तो फिर कम से कम आप उससे तो ज्यादा ही मांगोगे भाई हमसे, है ना? अदरवाइज मेरे आप क्यों मेरे मेरे बिजनेस में पैसा लगाओगे? इसलिए इक्विटी नॉर्मली महंगाई होगा, सस्ता तो नहीं हो सकता। लेकिन अब आप बोलोगे सर इक्विटी कंपनी फिर क्यों इशू करेगा? इसमें कंपनी को एक बेनिफिट है, जैसे जो लोग मेरे बिजनेस में शेयर होल्डर बनेगा ना, इनको पैसा रिटर्न करना मैंडेटरी नहीं है। समझे कि नहीं सर? हाँ, जैसे मानो दर्श हमारे बिजनेस में, या बर्मन साहब, मानो मेरे को बर्मन साहब कुछ आवाज नहीं दे रहे हैं, बर्मन सर को सर का बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। दर्श को, दर्श मेरे बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, नील बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, ठीक है। सैनन वरुण मेरे बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है। तो कहना ये चाहता हूँ सर कि अगर आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ ना, तो ये मेरे लिए इक्विटी है। ऐसे तो आपको रिटर्न देना मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर मैं नहीं दे पाता, ठीक है, ड्यू टू रिस्क इन माई बिजनेस, या ड्यू टू मार्केट रिस्क जिसको बोलते हैं, अगर ये जेन्युइन रिस्क है, ड्यू टू जेन्युइन मार्केट रिस्क है, तो आप हमसे क्लेम नहीं कर सकते। जेन्युइन माने मानो मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन अगर मेरा बिजनेस बहुत हाई फाई प्रॉफिट कर रहा है, और मैं बोर्ड में, देखो आप लोग अगर मेरे बिजनेस में शेयर होल्डर बनते हो ना, तो आप लोग मेरा बोर्ड का भी मेंबर हो, तो मैं मार के ना नहीं जा सकता, क्योंकि आप बोर्ड का पार्ट हो। तो आपको पता लग ही जाएगा कि, क्योंकि आपको सारा हिसाब किताब का हक हो जाएगा, ठीक है सर, कितना एडमिशन हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट से कितना कमा रहे हो, यूट्यूब में है तो आपका वहां से कितना आ रहा है, सारा ही चीज का हिसाब आप मांग सकते हो। मैंने आप खुली किताब है बिजनेस, मैंने जितना मेरा शेयर होल्डर होगा सबको पता लग जाएगा कि मैं कितना कमा रहा हूँ कितना नहीं। मैंने आपका राइट है, तो मैं आपको मार नहीं सकता। मैंने मारना मतलब आपका पैसा में नहीं मार सकता, लेकिन मेरा बिजनेस अगर लॉस में है, तो फिर मैं आपको रिटर्न नहीं दूँ, कहाँ से दूंगा? और एक्चुअली तब मतलब बेसिकली आप सोच रहे हो कि मैं नहीं दे रहा हूँ, बेसिकली बिजनेस आपको रिटर्न नहीं दे पा रहा है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का सुविधा यही है कि शेयर होल्डर को रिटर्न वापस करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स लोगों को भी देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इक्विटी से पहले हक बनता है। मानो अगर किसी ने मेरे बिजनेस पे, मानो कि आप में से कोई, जैसे मानो सैनन बोल रहे सर हम पैसा लगाएंगे लेकिन प्रेफरेंस पे लगाएंगे, सैनन बोल रहे कि हम पैसा लगाएंगे पर प्रेफरेंस पे लगाएंगे। प्रेफरेंस पे सैनन, लेकिन प्रेफरेंस वाले का क्या कंडीशंस होते हैं? वो फिक्स रेट होता है, इक्विटी का कोई रेट नहीं होता, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा, कम रहेगा तो कम। 30% जैसे कोई बोल रहा था, हो सकता है 30%, हो सकता है 40%, अगर बिजनेस अच्छा चल जाए तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं। प्रेफरेंस वाले का फिक्स्ड होता है, मानो कि सैनन बोला सर हम आपको बिजनेस में देंगे पैसा, लेकिन 10% में देंगे, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर मानो मेरा बिजनेस रिटर्न नहीं कमा पा रहा है, तो मैं सैनन को रोक के रखूंगा, ये राइट मेरा है, सैनन भी कुछ नहीं बोल सकता।
हाँ बोल सकता है कि सर रिटर्न नहीं दे रहे हो, मैं बोलूंगा देखो बैलेंस शीट चेक कर लो, कुछ नहीं है। सर कब मिलेगा? तो फिर मैं सर को बोलूंगा मैं एक काम करता हूँ, तुमको क्यूमुलेटिव कर देता हूँ। क्या कर सकता हूँ? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव करने से क्या फायदा है? अभी आपको जितना मिलना था अभी तो नहीं दे पा रहा हूँ, 5 साल बाद एक साथ मिलके दे दूँ, पेंडिंग कर सकता हूँ। लेकिन इक्विटी से पहले हक बनता है, इसीलिए उनको प्रेफरेंस कहा जाता है। लेकिन ये ज्यादा नहीं मांग सकता। मानो मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया है, सरन बोल रहे सर इतना प्रॉफिट किया हमको भी दो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। डेब्ट का क्या फायदा? मैंने जो मेरे को डेब्ट दिया है, मानो आप में से नील बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं सर आपके शेयर में पैसा लगाने का मेरे को मन नहीं कर रहा है, आप एक काम करो 9% रेट में मेरे को, मैं आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ लेकिन लोन है, मैं आपको लोन दे सकता हूँ, मैं 1 लाख दे रहा हूँ, आप मुझे 9% रिटर्न दे देना। बैंक में रखते तो 7%, 7.5% है, आप 1.5 एक्स्ट्रा दे देना मेरे को, मैं आपको लोन दे दूंगा। तो मेरे को बिलीव नहीं कर रहा था, ठीक है, ठीक है, क्योंकि कई बार बैंक होते हैं ना वो थोड़ा सा बोलते नहीं नहीं आपके बिजनेस पे भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग प्राइवेट लोन ले सकते हैं। तो नील ने मेरे को दे दिया, इसको डिबेंचर कहते हैं, इसे डिबेंचर कहते हैं, प्राइवेट लोन को ही डिबेंचर कहते हैं। तो हाँ सारा चीज दिखाऊंगा, ओरिजिनल दिखा दूंगा। छोटा छोटा कंपनी का नहीं होता है, बड़े बड़े कंपनीज का होता है। तो ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट हो गया। अच्छा इसका क्या है? जब मैं मेरे से पैसा पाने का राइट होगा ना, सबसे पहले नील खड़ा होगा, क्योंकि नील मेरे को लोन दिया है ना, लोन वाले का राइट सबसे पहले होता है, क्योंकि ये पैसा अपना ही नहीं है, ये दूसरे का है, इसका इसका नेचर ही लोन है। सेकेंड राइट प्रेफरेंस वाले का होगा, अगर बिजनेस में प्रॉफिट रहेगा तो प्रेफरेंस वाले लेके जा सकता है, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी, नहीं तो नहीं। वो मार्केट डिसाइड करेगा, कोई पर्सनली डिसाइड नहीं कर सकता। बिजनेस का जितना रिटर्न आएगा वो मीटिंग करके बोर्ड फिक्स करता है, वो इक्विटी होता है। हम लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो सारे के सारे इक्विटी होता है। प्रेफरेंस शेयर भी अलग से इशू होता है। अगर बिजनेस लॉस में है हाँ तो लोन में उनका इंटरेस्ट कंपलसरी हाँ, अगर बिजनेस लॉस में भी चला जाता है तो भी लोन का इंटरेस्ट कंपलसरी है। नहीं, इसको आप पेंडिंग नहीं कर सकते, इसको पेंडिंग करोगे तो केस बनता जाएगा। ये देखो जी एंटरटेनमेंट, ये देखो जी शेयर्स नोसेटेक 30% सोनी स्क्रैप 10 बिलियन मार्जर डील, ठीक है, रिड्यूस टारगेट जी, इसका काफी लोन है मार्केट में, पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जी लर्न, उसका भी लोन रीपे नहीं हो रहा है, तो बहुत ज्यादा इशू बन के बैठा हुआ है। लोन का इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है, नहीं तो वो बैंकरप्सी फाइल हो सकता है। जिसके पास आपका लोन बाकी है वो आपसे मांगेगा, फिर एनसीएलटी में केस फाइल करेगा, बहुत कांड बन जाएगा। मतलब वो बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक चीज है। अब इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। क्या बोलते हैं इसको? फाइनेंशियल रिस्क। बात समझ में आ रहा है सर? तो ये सब डेब्ट का कॉन्सेप्ट, प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन हम लोग पिछले क्लासेस में किए हैं। इक्विटी भी लास्ट दिन स्टार्ट किया था, ठीक है। इक्विटी का कैलकुलेशन करने का 4-5 तरीका है। मैं आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अरे अभिजीत, विक्रम, बोलो सर। सर थोड़ा समझ में आए? अभी भी थोड़ा थोड़ा? कौन सा बात समझ में नहीं आया बता? इतना देर से मैं ये जो बेसिक एग्जांपल इसीलिए दे रहा था। कौन कौन सा पूछते पाली ना बोल? सब कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा है सर। सब कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा है? अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। दिमाग के अंदर से कैसे डालना है वो मेरे को पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है, ठीक है। धीरे धीरे समझ आ जाएगा सर, फर्स्ट टाइम फाइनेंस पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा, पर बिलीव मी ये धीरे धीरे सारा खेल समझ में आ जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप बिजनेस को नहीं समझ पाओगे ना, आप नहीं समझ पाओगे। अकाउंटेंसी जहां खत्म होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहां स्टार्ट होता है। अकाउंट्स में हम लोग डेटा को एंट्री करते हैं एज पर द रूल्स। जैसे अभी मेरे क्लास से पहले मैम अकाउंट्स करा रहे थे, तो अकाउंट्स में जैसे मैम पार्टनरशिप करा रहे थे, जिनका जिनका पार्टनरशिप अकाउंट्स है, तो वहां पर आप लोगों को क्या करना पड़ रहा था, उसका एक रूल है, उस रूल के बेसिस में कौन सा क्या पुट होगा, क्या कैलकुलेशन होगा, किसको कितना मिलेगा, किसको कितना देना है, वो पुट करती है। लेकिन इससे बिजनेस का सिचुएशन समझना मुश्किल होता है।
उसको एनालिसिस करने को फाइनेंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं लास्ट दिन ये सब क्वेश्चन थोड़ा रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच के बारे में बातचीत किया था। ठीक है, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच लास्ट दिन मैंने बोला था। आज मैं एक अप्रोच में बात करूंगा, इस अप्रोच का नाम है सर CAPM मॉडल। बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है, मैं लास्ट दिन भी बोला था, फिर से बोलूंगा आज। देखो, इक्विटी शेयर का कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए देयर आर डिफरेंट अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच, ग्रोथ अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच एंड CAPM अप्रोच। सर हम आज बात करेंगे इसी CAPM मॉडल पे। ठीक है, और लास्ट क्लास में बात हुआ था इस अप्रोच पे। तो जिनका मिस है वो लोग प्लीज ये वाला क्लास देखना कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो मार्केट से कंपनी पैसा रेज करते हैं, जैसे किसी को शेयर मार्केट में पैसा लगाना होता है तो कंपनी क्या करते हैं ना, शेयर इशू करता है, तभी तो हम शेयर में पैसा लगा सकते हैं। अगर कंपनी जैसे मानो ये देखो, इतना सारा कंपनी मार्केट में शेयर इशू करने के लिए आया है, ये अभी तक स्टॉक मार्केट में है नहीं सर, आ रहा है। जैसे ये नोवा एग्रीटेक लिमिटेड, बोलो। जैसे जो IPO हाँ। इसमें जैसे मतलब 14,000 इतना लगाना, तो अगर आपका IPO लग गया आपने 1 लाख लगाया तो इसमें आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे? शेयर का दाम बढ़ेगा तो उसमें प्रॉफिट है, और कम लॉस को आप खत्म कीजिए तो फिर लॉस। अगर जो जैसे आपने 30 into 40 रेंज दिखा रहा है तो उसमें क्या वो मतलब पहले मार्केट का आएगा। इसको प्राइस बैंड बोलते हैं। आप इसमें से कोई भी एक दाम में शेयर में पैसा लगा सकते हैं। जैसे मानो ये 365 मिनिमम क्वांटिटी है, तो 365 into 41 करके जितना होता है वो एक लॉट का वैल्यू है। अब मानो इसका शेयर का दाम बोला है 41, ठीक है, मान के चल रहे हैं। तो अगर कल शेयर का दाम 41 से 50 हो जाता है तो 365 करके 10 शेयर में अगर आपने इन्वेस्ट किया, मैंने 365 शेयर में आपने पैसा लगाया, तो 365 शेयर में 10% करके आपको प्रॉफिट हो जाता है 3,650। ये आपका प्रॉफिट, कैपिटल गेन इनकम। इसके साथ साथ कंपनी के पास अगर आपका शेयर 1 साल 2 साल रह जाता है, अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रहा है तो कंपनी आपको डिविडेंड भी देगा। ठीक है, उसमें कंपनी डिविडेंड देता है पर शेयर में मानो 10%। ठीक है, तो अगर आप 365 शेयर होल्ड करते हो, अगेन 10% पर शेयर, तो प्लस 3,650 आपको और मिलेगा। जैसे यहाँ पर सारा बता देता है कि कब आएगा नहीं आएगा, यहाँ पर सारा लिस्ट है। मोस्टली का हुआ 1 हफ्ता लगता है, 1 हफ्ता, उसके बाद मार्केट भी लाइव है। उसके बाद वो मार्केट में आ जाएगा। जब तक ये लिस्टेड नहीं होता उसको प्राइमरी मार्केट बोलता है। हाँ IPO में IPO ले तो वो प्राइमरी मार्केट है, जैसे लिस्टेड हो जाता है तो उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। जैसे ये देखो सर, ये जो इक्विटी है ना, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में होता कैसा है। ये देखो, ये कंपनी नोवा एग्रीटेक, ये एक एग्रीकल्चरल इनपुट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में थोड़ा बताने का मुझे ज्यादा मौका मिलता है। मैं आपको फाइनेंशियल मैटर में थोड़ा फोकस करा रहा हूँ। ये देखो, इसको कितना पैसा चाहिए, इसका डेटा ये देखो, 112 करोड़ चाहिए इसको मार्केट से। 112 करोड़ इसको चाहिए। कौन सा पैसा चाहिए? इक्विटी शेयर। तो ये पैसा को मार्केट से उठाने के लिए इसका कितना कॉस्ट पड़ेगा, ये उसको समझना पड़ता है। मानो कि ये 112 करोड़ सिर्फ उठाने से नहीं होता है, जिनसे पैसा उठाएगा, माने जो लोग इनके बिजनेस पे पैसा लगाएगा उनको रिटर्न देना पड़ेगा। सिंपल बात है भाई। ये आप लोग शार्क टैंक नहीं देखते? विक्रम, शार्क टैंक দেখিস কি দেখিস? তো দেখি মাঝে দেখিস মাঝে। তো वो शार्क टैंके যে ঘটনাগুলো দেখায় ওই জিনিসগুলোই বোঝাচ্ছি এখানে। ঠিক আছে, জি আস্তে আস্তে ধরে নিবি, অসুবিধা হবে না। तो ये सब वही वही चीजें हैं सर। तो 112 करोड़ इसको चाहिए, ये ओरिजिनल है, तो 112 करोड़ चाहिए, तो ये 112 करोड़ मिलने के बाद इनको रिटर्न देना पड़ेगा। और ये देखो, ये कंपनी का लिस्टेड प्रोसेस देखो, ये 23 जनवरी से इशू पीरियड है 25 जनवरी तक, ठीक है। और ये देखो, इसका लिस्टेशन डेट है 31 जनवरी को लिस्टेड करेगा। ये देखो, ये देख दर्श, तेरे लिए दिखा रहा हूँ, डेट ऑफ लिस्टिंग 31, 1 हफ्ता में लिस्टेड हो जाता है। लिस्टेड होने के बाद इसका शेयर का दाम 41 है। अगर इसका बिजनेस को लेके लोगों का बहुत ज्यादा मतलब डिमांड है तो फिर शेयर का दाम बढ़ जाता है, बिजनेस अच्छा होने से। अगर बिजनेस उतना अच्छा नहीं है, हाँ सर, बिना स्टडी का कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग यही सब बातें कर रहे हैं। हाँ, वो अगर हाई डिमांड होता है तो लगता है। जिस शेयर में बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है ना, तो सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता।
जैसे जैसे आप लोग क्लास 11-12 में क्वेश्चन करने के टाइम पे नहीं करते थे, ओवर सब्सक्राइब हो गया है, तो ओवर सब्सक्राइब होने से कंपनी क्या करता है, जिनको सारा पैसा टाटा टेक्नोलॉजी से वो बता रहा है, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था ना, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाने से वापस कर देता है। ऐसा नहीं कि आपका पैसा मार लेगा, समझ गए। तो चलो मैं आपको जिस मॉडल पे आज बताने के लिए रेडी हुआ था वो मॉडल को बताता हूँ। हेडिंग करो, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसे कहते हैं CAPM। क्या कहते हैं? CAPM। सर FM, इसीलिए मैं थोड़ा समय देके पढ़ाता हूँ और थोड़ा लंबा टाइम भी लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि FM का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, FM आपको मुश्किल करेगा। इसलिए इसीलिए ना मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि शेयर मार्केट पढ़ा करो टाइम निकाल के। क्यों बोलता हूँ, इसका पीछे और कोई रीजन नहीं है। आप देखो ना, पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि सारा बात शेयर मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरे को टाइम लग जाता है बताते बताते, क्योंकि मैं अल्टीमेटली समझाने के लिए मुझे शेयर मार्केट में ही जाना पड़ता है। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली करा सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली कराने में आप लोग पढ़ तो लोगे, बट सब्जेक्ट को कभी समझ ही नहीं पाओगे कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, CAPM is one of the most celebrated models। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्टॉक मार्केट एनालिसिस करता है ना, वो लोग CAPM के थ्रू से एनालिसिस कर लेता है, और एनालिसिस करके स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो भी हिसाब लगा। तो एक बहुत अच्छा टेक्निक मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसको जिंदगी में काम पे ला दोगे तो बहुत मजा आ जाएगा सर। एक CAPM होता है, एक डिविडेंड डिस्काउंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यही अप्रोच अभी बातचीत करेंगे। तो CAPM इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मॉडल, ठीक है, सेलिब्रेटेड मॉडल है। लेकिन सर कैसे सेलिब्रेशन करना है, थोड़ा सा टाइम दो, समझ जाओगे। मॉडल इन फाइनेंस, लेट अस sequentially divide the CAPM। चलो मैं इसको धीरे धीरे डिवाइड करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। पहले लिखो स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है? स्टार्ट विथ रिस्क फ्री रेट। मजा का बात है ना, मैं बहुत सारा बात ना आप लोगों से गप्पे मारते मारते कर लेता हूँ। आप लोग सोचते हो सर स्टोरी सुना रहा है, बट बिलीव मी, मेरे हर स्टोरी में कुछ ना कुछ रीजन होता है। जो बंदा समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो उस टाइम पे कंसंट्रेशन को लैग करके अपना काम करता है, गलत करता है सर, क्योंकि स्टोरी में कुछ ना कुछ होते हैं। अभी आपको कुछ देर पहले एक कहानी सुना रहा था, अभी कुछ देर पहले कहानी मैंने बेसिकली बता रहा था ना कि आपको मिनिमम कितना रिटर्न चाहिए अगर आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाना चाह रहे हो, है ना। आपको लग रहा था सर अपने अपने गप्पे मार रहे हैं। अब देखो ये मैं गप्पे मार रहा था कि पढ़ा रहा था, आपको अभी समझ में आ जाएगा। स्टार्ट विथ रिस्क फ्री रेट, दैट इज yield on government securities। से फॉर आर, आर के थोड़ा सा नीचे एफ को लिखते हैं। ये लिखने का तरीका है, बड़ा आर लिखना, उसके थोड़ा नीचे एफ लिखना। RF इक्वल्स टू 6%। ये तरीका का मतलब समझा दूंगा सर। RF का मतलब है रिस्क फ्री, ठीक है। ये जो मैंने RF लिखाया, ये RF का मतलब है रिस्क फ्री। अब आप लोग बोलोगे सर रिस्क फ्री क्यों? सर क्योंकि जब हम गवर्नमेंट को कोई भी पैसा देते हैं ना, वो रिस्की नहीं होता है, वो पैसा डूबेगा नहीं। स्पेशली व्हेन यू आर इन इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट पैसा नहीं मारता है सर। सर कोई कौन सा गवर्नमेंट मारता है? सर कोई भी डेवलप या ऑथेंटिक कंट्री तो नहीं मारते,
बट बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ का इकोनॉमी बहुत ही खराब हालत में है, ठीक है, स्टेबलाइज नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट फेलियर हो जाते हैं। बात पैसे का नहीं है, बात वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम का है। जैसे एग्जाम्पल कोलंबिया बोल के एक अफ्रीकन नेशन है, ठीक है, सॉरी साउथ अमेरिका में कोलंबिया है, वेनेजुएला है, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में जिम्बाब्वे है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नेशंस है जिनके पास पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन बात पैसे से नहीं है, जिसका इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। तो इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगा तो कंट्री आपको पेमेंट में फेलियर कर सकता है। पाकिस्तान में फेलियरिटी है, श्रीलंका में फेलियरिटी है। श्रीलंका तो काफी डेवलप कंट्री था, कंपेरेटिवली स्टेबल था, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाए, लैक ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लैक हो गया। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट भी फेलियर हो जाते हैं। इंडिया का अभी तक का सिचुएशन तो अच्छा ही है, दिन पे दिन और बेहतर हो रहा है और स्ट्रेंथन हो रहा है, जिस हिसाब से इंडिया चल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से इंडिया भी फेलियरिटी का कोई जगह नहीं है। तो सर मैंने यहाँ पर माना कि आप मानो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, जैसे आरबीआई बॉन्ड में, गवर्नमेंट किसी भी सिक्योरिटीज में। सर कहाँ से पता लगता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट? विजिट आरबीआई, यहाँ जाके मार्केट ट्रेंड देख सकते हो। ये देखो, ये सब करंट डेटा है कि मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना रिटर्न चल रहा है। खरीदना कैसे है? डायरेक्टली भी खरीद सकते हो, आरबीआई की वेबसाइट से मिलता है। नहीं समझ में आता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू से भी खरीद सकते हो। सर म्यूचुअल फंड समझेंगे कैसे? उसके लिए अलग से पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। ऐसे खरीदना आसान है, आजकल ऐप के थ्रू से लोग खरीद लेते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं है कि भाई कौन सा फंड सही है, कौन सा फंड नहीं है। मेरा क्लास चलता है सिर्फ म्यूचुअल फंड का, ठीक है। तो कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, उनको म्यूचुअल फंड का नॉलेज चाहिए होता है, वो मेरे से पूरा म्यूचुअल फंड का ए टू जेड ले लेता है, पूरा कितना कितना तरह का फंड होता है, एक एक फंड का एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है, कितना जल्दी किस फंड में पैसा लगाने से जल्दी करोड़पति बन सकते हैं लेकिन रिस्क भी है, और किस फंड में पैसा लगाने से करोड़पति बनने में टाइम लगेगा लेकिन रिस्क कम है, ठीक है। वो सारा चीज एक एक करके एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। हाइब्रिड फंड क्या है, टैक्स सेविंग्स फंड क्या है, इक्विटी फंड्स क्या है, चूज कैसे करेंगे, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी देने से क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, हर एक चीज समझा जाता है उसमें। फिलहाल मैं उस मुद्दे पे बात नहीं करूंगा, जस्ट बताया आपको। तो यहाँ पर मैं आपको रेट बता रहा हूँ कि करेंटली गवर्नमेंट का रेट मोटा मोटी कितना चल रहा है। ऐसे तो मैं यहाँ पर आपको 6% लिखाया, लेकिन अगर आप देखो तो देखो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो 2033 में मैच्योर करेगा, या 2028 में मैच्योर करेगा, या 2026 में मैच्योर करेगा। सर आप बोलोगे कि ये क्या है? सर कुछ नहीं है, सरकार आपसे लोन ले रहा है, बदले में आपको रिटर्न देगा, एनुअल लोन टेकन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक। सर गवर्नमेंट लोन लेके क्या करता है? प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, हाईवे बनाएगा, अलग अलग प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, कंपनी बनाएगा, बदले में आपको 7%, 7.5% रिटर्न देने का वादा करेगा। 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आपका पैसा पार्क हो जाएगा। लेकिन मजा का बात है, पैसा एकदम आंख बंद करके सेव ये है। हाँ नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं कि उस तरह से नहीं मिलता डायरेक्ट। आप आरबीआई की, इसको लोगों को नॉलेज नहीं है, मैं दिखाऊंगा बाद में, ठीक है, कि कैसे खरीद सकते हो आप, ठीक है। इसका मिनिमम लॉट में लेना पड़ता है। हाँ, 1 लाख 2 लाख कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट। हाँ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख। तो मतलब जैसे आईपीओ इजीली मिलता है कि ये भी मिल सकता ना नहीं, ये मिल जाता है, है, मिल जाता है। ये ट्रांचेस में होता है कि जब जब गवर्नमेंट लॉट ओपन करता है उस टाइम पे खरीदना पड़ता है। वो बता दे। टाइम बताता है कि इस टाइम के अंदर खरीदना है, ठीक है, बता देता है। सिखाऊंगा, दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। अभी क्या है ना, मैं ज्यादा डाइवर्ट हो जाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक इतना वास्ट है ना, एक पॉइंट में बात करूं हजारा चीज आ जाता है और मैं डाइवर्ट होकर कहाँ से कहाँ चला जाऊंगा, ठीक है, मेन पॉइंट से डाइवर्ट हो जाऊंगा। जस्ट आपको दिखाया मैं कि ओरिजिनल में होता क्या है। ये भी थोड़े से डाइवर्जेंस है, लेकिन क्या है ना, आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल फीलिंग्स देने के लिए मैं आपको ये बताया। ट्रेजरी, ये टी बिल माने ट्रेजरी बिल होते हैं, सब सरकारी है। 91 डेज के लिए आप यहाँ पर पैसा रख सकते हो, थोड़ा ज्यादा ही डालना पड़ता है, नहीं तो वो बताऊंगा बाद में कि मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है। म्यूचुअल फंड में ऐसे में डिटेल्स में वहां पर बताता भी हूँ। और काफी सारा नया न्यू स्कीम भी बन रहा है आजकल।
इंटरेस्ट नहीं, 6% उस हिसाब से नहीं होगा, ये एनुअल हिसाब से कैलकुलेट होगा, तो इफेक्टिव थोड़ा कम हो जाएगा। वो उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लास कर समझ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट होता है। टीबीएम पढ़ो, टीबीएम का मेरा लिंक दिया हुआ है ना, अगर नहीं मिला लिंक मेरे से ले लो। हाँ, टीबीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का A to Z समझा हुआ है। इसके लिए आपको टीबीएम करना पड़ेगा कि कितना दिन पैसा रखने से मेरा पैसा मैच्योर होके कितना बनेगा, उसमें इंटरेस्ट एनुअल होने से क्या होगा, हाफ ईयरली होने से क्या होगा, क्वार्टरली होने से क्या होगा, मंथली होने से क्या होगा, सब समझाएगा। 2 लाख तो मिलेगा प्लस इंटरेस्ट के साथ मिलेगा वही। वापस मिल जाता है। हाँ अच्छा, जब मैच्योर होगा तो आपको जो इन्वेस्टेड पैसा है वो वापस मिल जाता हाँ, प्रिंसिपल भी मिलेगा प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा। है। इंटरेस्ट तो मिलता है ना हर साल। वो इंटरेस्ट हर साल जो मिलेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, आप चाहो तो उठा भी सकते हो, या फिर वही इंटरेस्ट को अगर आप वापस लगा दोगे, मतलब ऑटोमेटिक वहां पर वो ऑप्शंस रहते हैं कि इंटरेस्ट उठाना है कि या फिर उसको रिपीट करना है। टीबीएम का क्लास करना सर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का पूरा क्लैरिटी हो जाएगा, और जो एफएम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो फॉर्मूला कैलकुलेशंस का मैटर होता है ना, वो सारा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर। ठीक है, अब बात को समझो सर, बात को समझो। कहाँ चला गया जैम मेरा, इधर। तो स्टार्ट हुई थी रिस्क फ्री रेट, मैं रिस्क फ्री रेट का आपको रेट दिखाया। रिस्क फ्री रेट माने जहां पर पैसा लगाना रिस्की नहीं है, ठीक है, समझे ना, इसलिए इसको क्या नाम दिया, रिस्क फ्री। ऐसे तो 7% करेंटली चल रहे, बट मैंने एग्जाम्पल में 6% माना, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है समझने के लिए है ना। क्वेश्चन ही उठता है, आगे चलो लिखो स्टेप 2। we are buying the stock of TCS, ठीक है, that is TCS माने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। we are buying the stock of TCS, that is we are taking risk। सर क्यों रिस्क है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के स्टॉक में, क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट कंपनी है ना। तो अगर मेरा पैसा गवर्नमेंट है तो वो रिटर्न देने का वादा करता है। अच्छा, क्या कंपनी वादा नहीं करता, कंपनी भी वादा करता है, बट इनका सब्जेक्ट टू बिजनेस रिस्क है। और गवर्नमेंट का क्या है, वो बिजनेस रिस्क तो उनका भी है, पर क्या है ना, वो सरकार है ना, सोवेरिन है। पब्लिक से वो अगर खिलवाड़ करेगा तो फिर पब्लिक भी उनसे खिलवाड़ कर देगा, ठीक है, देश के प्रति भरोसा उठ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा गवर्नमेंट इसलिए नहीं करते। सो वी आर बाइंग अ स्टॉक ऑफ TCS या फिर कोई भी कंपनी का शेयर, दैट इज वी आर टेकिंग रिस्क। सो वी रिक्वायर्ड, देखो एकदम सिंपल बात है, लोग शेयर मार्केट चिल्लाते हैं, चिल्लाने से पहले ये सब जानना चाहिए। वी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड को मैं ऐसे लिखूंगा RE, मैंने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, R उसके नीचे E, ये सब फाइनेंशियल टर्म में लिखने का। कितना चाहिए मुझे, RF चाहिए प्लस RP चाहिए, RF चाहिए प्लस RP चाहिए। RF माने रिस्क फ्री और RP माने रिस्क प्रीमियम। हाँ, RF माने रिस्क फ्री, RP माने रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम माने बेसिकली अगर हम कोई रिस्क की जगह में पैसा लगाएंगे ना, तो जितना रिस्क फ्री मिलता है मार्केट में, इतना तो मैं मांगूंगा भाई। TCS के शेयर में पैसा लगाऊंगा, TCS मेरे को कम से कम 6% रिटर्न देगा, इतना तो सिंपल है। यही बात मैं तुमको तो स्टार्टिंग में स्टोरी सुनाते सुनाते बोल रहा था कि मेरे बिजनेस में पैसा लगाओगे, एटलीस्ट बैंक जितना देता है उतना तो मुझे आपको देना ही होगा, नहीं तो आप मेरे बिजनेस में क्यों पैसा लगाओगे, क्योंकि मेरा तो प्राइवेट बिजनेस है, वो तो रिस्की होगा ना। तो अगर आपको मैं उनसे ज्यादा दे सकता हूँ तो ही जाके आप मेरे को पैसा दोगे, नहीं तो क्यों दोगे। सिंपल बात, वही बात कर रहा हूँ कि TCS के शेयर में पैसा लगाना है, इन्फोसिस में लगाना है, HDFC बैंक में लगाना है, ठीक है, किसी भी शेयर में पैसा लगाना है,
अगर मार्केट का जो रिस्क फ्री रेट है अगर उनसे ज्यादा नहीं मिला तो फिर पैसा लगाने का क्या मतलब? फिर क्या, मैंने पैसा जुगाड़ कर और लगा, भयंकर उठेगा। जैसे पेटीएम में गेन किया वैसा ही गेन करेगा। थोड़ा सा और देख ले कि कहाँ तक जाके उठता है। ज्यादा वेट भी नहीं करना है, आई थिंक कल परसों से उठना चालू हो जाएगा। चलो कल ही देखो क्या होता है, मुझे तो लगता है कल से ही उठेगा। एचडीएफसी बैंक के शेयर में एकदम आग बंद करके लगा दे, 2000 तक तो जाएगा ही जाएगा। फ्री का एडवाइस है, फ्री का एडवाइस में रिटर्न क्या है? पैसा मिलने से मिठाई खिलाना है। पेटीएम में ऑलरेडी सबको मैं 200 रुपया कमा दिया, ठीक है, पर शेयर में। ठीक है, अब जितना ज्यादा डबल होगा मिठाई का डब्बा बढ़ जाएगा मेरा। जम्मू कश्मीर बैंक में 38 टका पर शेयर में कमाया सबने। ये स्टॉक मार्केट क्लास में ज्यादा बात होता है, इसमें रिलायंस अदानी एंटरप्राइज में 600 टका पर शेयर में कमाया एक महीने में। अच्छा देखो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ओए देखो देखो 6 प्लस आरपी, 6 प्लस आरपी। अच्छा सवाल उठते सर आरपी कितना होगा, मैंने रिस्क प्रीमियम कितना होगा? 6% तो हमें चाहिए ही चाहिए, बट एक्स्ट्रा प्रीमियम पैसा कितना चाहिए, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा ये किसी को नहीं पता, यही तो मुश्किल है। टीसीएस हमें एक्स्ट्रा कितना दे सकता है, इसका कैलकुलेशन टीसीएस कैसे कर सकता है, या फिर इन्वेस्टर कैसे कैलकुलेट कर सकता है कि मुझे टीसीएस कितना दे सकता है, ताकि मैं बैंक में पैसा ना रख के या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा ना देके टीसीएस के शेयर में लगाऊं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्टेप 3। बहुत फायदे का बात बता रहा हूँ सर, जो समझ गया जिंदगी बन गया, जो नहीं समझा उसका भी जिंदगी धीरे धीरे बन जाएगा। The relevant risk in CAPM is systematic risk captured by beta. Systematic risk captured by beta. Captured by beta. सर बीटा माने वही बचपन से पढ़ते हैं ना, अल्फा बीटा गामा, वही बीटा। ब्रैकेट में ऐसे बी ऐसे लिखते हैं बीटा, याद है ना? हाँ हाँ, ये बीटा है। बीटा बीटा बेसिकली किसी भी चीज का रिस्क फैक्टर को डिनोट करता है। समझाता हूँ, ये फाइनेंस में बीटा का बहुत यूज है, बहुत। जो लोग डेरिवेटिव मार्केट और फ्यूचर ऑप्शंस में पैसा लगाते हैं ना, उनको भी बीटा बहुत ज्यादा समझना पड़ता है। बीटा जो समझ गया वो समझो कि उस मार्केट में पैसा कमाना समझ गया। बट फिलहाल हम लोग जितना फाइनेंशियली जरूरी है उतना बताऊंगा। सो बीटा ऑफ ए स्टॉक लिखो सर, बीटा ऑफ ए स्टॉक रेफर्स टू, बीटा ऑफ ए स्टॉक रेफर्स टू सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक। क्या है? सेंसिटिविटी। Beta of a stock refers to sensitivity of the stock return to the return of investment. Sensitivity of the stock return to the return on market portfolio. Sorry, to the return on market portfolio. Return on market portfolio. Market portfolio in the sense like Sensex, Nifty, ये सब। सेंसेक्स निफ्टी समझते हो? ये देखो सर, जैसे निफ्टी, ये निफ्टी 50, जो लोग स्टॉक मार्केट को ट्रैक करता है ना, वो निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं। जैसे आज मार्केट 1.5% में गिरा है, ठीक है, 333 पॉइंट में गिरा है मार्केट, तो सबका मुंह सूखा है, सर मार्केट गिर रहा है। हमें जो बढ़ता है वही गिरता है, जो गिरता है वही बढ़ता है, टेंशन किस बात का, है ना?
तो ये देखो सर, तो ये निफ्टी है, तो निफ्टी 50 के अंदर आपका शेयर है, तो उसके ऊपर बेस करता है कि आपका शेयर का बीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शेयर कितना चेंज होगा। मैं समझाता हूँ। टॉप 50 जिसका मार्केट कैपिटल हाई है, वो टॉप 50 कंपनी निफ्टी 50 को बनाते हैं। सिमिलरली सेंसेक्स 30 होता है, वो और सेक्टर वाइज हो गया, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी सेक्टर वाइज हो गया। जैसे ये सेंसेक्स है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, इसमें भी टॉप 30 कंपनी होते हैं। ये वाईटीडी क्या है? हाँ, वाईटीडी वो डे 1 डे 5 डे 1 मंथ 6 मंथ, समझा नहीं बोल। वो डेज है, डेज में जो लिखा हुआ है उसमें वाईटीडी क्या है? क्या किया हुआ है? वाईटीडी का मतलब क्या है? वाई का, वाईटीडी इसका 6 months के बाद वाई टी डी, 1 ईयर बेसिकली। इसको टीडी क्यों बोलते हैं? आई थिंक टर्म, टर्म के लिए बोलते हैं शायद। मैंने एक ये ईयर के लिए दिखाते हैं इसको, ठीक है। 1 ईयर का टर्म होगा कुछ, मुझे एग्जैक्टली टीडी का मतलब गूगल क्या दिखाते, गूगल में दिखाते ये चीज। मैं कभी उतना पता नहीं किया, तू बताया तो नेक्स्ट दिन पता करके मैं बोलूंगा। मैं तो ईयरली देखता हूँ नॉर्मली, 5 दिन, 1 महीना, 6 महीना, YTD, 1 ईयर, 5 ईयर, ठीक है। ये बेसिकली 1 ईयर को ही बताता है। मैं फिर भी एक बार देख लूंगा कि गूगल इस TD को क्या मतलब बताते हैं, क्या शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। पता करके रखूंगा, मिल जाएगा, बोल दूंगा नेक्स्ट दिन, ठीक है। मैंने कभी देखा ही नहीं इसमें YTD बोल के कुछ होता है, ठीक है। यार मैंने देखा ऐप वगैरह में नहीं दिखाते, गूगल ही दिखाते इसको, ठीक है। हो सकता है अमेरिका में यूज होगा इसका, क्योंकि गूगल का जो कॉन्सेप्ट है अमेरिकन मार्केट में ज्यादा जो चलता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वही सब ज्यादा दिखाते हैं। लेकिन ये लोग इंडियन मार्केट का भी सारा डेटा ट्रैक करता है ना, तो इसलिए ये लोग भी दिखाते हैं। और गूगल में इसको ढूंढना थोड़ा आसान होता है समझाने के लिए, इसलिए मैं गूगल से दिखा देता हूँ, ठीक है। पता होगा तो बोल देंगे सर। शॉर्ट फॉर्म कौन सा चीज का क्या मतलब निकलता है? टीडी का मतलब टर्म डिपॉजिट होते हैं, बहुत सारा नाम होता है टीडी का भी। ये लोग क्या क्या मतलब लेके रखा है, देखना पड़ेगा थोड़ा। चलो, अच्छा। तो बेसिकली निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब से ऊपर डिपेंड करता है कि आपका शेयर का सेंसिटिविटी कितना है। अब इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, ये भी लिखना है। हाँ लिखना है, तभी मैं लिख रहा हूँ। जैसे मानो कि किसी शेयर का, जैसे मानो TCS, इसका बीटा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओरिजिनल डेटा नहीं, एग्जाम्पल है। हाँ, ऐसे ओरिजिनल डेटा भी ट्रैक होता है, बट अभी जरूरी नहीं है, अभी सीखो। एग्जाम्पल, बीटा ऑफ TCS, बीटा ऑफ TCS 2, बीटा ऑफ रिलायंस 2.5, और एक ले लो बीटा ऑफ, क्या लिया जाए, क्या लिया जाए, SBI ले लो, 0.5, ठीक है। मैंने 3 शेयर लिया और तीनों का बीटा आपको जस्ट नंबर वाइज दिया। अभी क्या है ना, बीटा का कैलकुलेशंस कैसे होता है, आप लोगों को इतना मैथमेटिशियन बनने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। ये मैथमेटिकली बीटा कैलकुलेट किया जाता है, बट आप लोगों को एग्जाम में बीटा कैलकुलेट नहीं पूछेगा कि कैलकुलेट बीटा, मतलब मार्केट आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप बीटा कैलकुलेट करो मैथमेटिशियन की तरह, वो नहीं, वो सॉफ्टवेयर करके देता है आपको, बस बीटा का डेटा दे देगा कि भाई इतना बीटा लग रहा है, ठीक है। तो ये बीटा से आपको कैलकुलेट करना है कि शेयर का वैल्यूएशन कहाँ जा सकता है। माने यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करना चाहते हैं सर, हमें रिस्क फ्री पता है, पर TCS मुझे कितना प्रीमियम के कारण रिटर्न देगा वो हमें नहीं पता। ये हम ढूंढ रहे हैं, किसके थ्रू से ढूंढ रहे हैं? बीटा के थ्रू से। बीटा क्या होता है? किसी भी शेयर का सेंसिटिविटी को बीटा कहते हैं। तो यहाँ पर बीटा का नंबर दिया है, बीटा 2, रिलायंस का 2.5, SBI का 0.5, ठीक है। अब क्यों मैं यहाँ पर 3 अलग अलग दिया, ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं कि अलग अलग बीटा के ऊपर बेस करके रिस्क प्रीमियम क्या हो सकता है। तो चलो लिखो थोड़ा। इफ मार्केट, मानो निफ्टी, निफ्टी चेंज बाय 1, जैसे मानो अभी आज मैं आपको दिखा रहा था ना, सेंसेक्स 15% में ग्रो किया है, ठीक है। सेंसेक्स 15% में ग्रो किया है, सेंसेक्स में जो शेयर है, हाँ नहीं सॉरी, ये सॉरी सॉरी, निफ्टी आज का, सॉरी सर, आज का निफ्टी 1.47%, वही मैं सोच रहा 15% में कैसे ग्रो कर लिया, पागल हो गया मार्केट। 1.47 मैं खुद को ही पागल सोच रहा था। 1.47 में आज का सेंसेक्स गिरा है, और आज का निफ्टी गिरा है
1.54 1.54 1.5। अब मैं आपको वही चीज समझाने जा रहा हूँ कि ये जो चेंज होता है ना मार्केट में, कि मार्केट इतने परसेंट में गिरा है, मार्केट इतने परसेंट में बढ़ा है, इसको हम लोग बेसिकली बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, हम लोग इसको चेंज मानेंगे। हाँ सर, अरे बढ़ना भी चेंज होता है, गिरना भी चेंज होता है, चेंज तो चेंज होता है ना, चाहे पॉजिटिव चेंज हो या नेगेटिव चेंज, बस वही बात को समझो सर। तो इफ मार्केट दैट इज निफ्टी चेंज बाई 1, क्या लिखा 1, इफ मार्केट माने निफ्टी या सेंसेक्स, नॉर्मली दो ही होता है, इफ मार्केट चेंज बाई 1, तो इसका मतलब क्या है, बीटा से समझो, TCS will change by 2, Reliance will change by 2.5 and SBI changes by 0.5। रिलायंस का चेंज ये जो मैंने दिया था बीटा 2.5 दिया था ना एग्जाम्पल में, कभी चेंज कितना होगा उसके बाद 2.5 मैंने जितना बीटा है उतना ही चेंज होगा। अगर मार्केट 1 पॉइंट में चेंज होता है तो TCS 2 पॉइंट में चेंज हो जाएगा, रिलायंस 2.5 में चेंज हो जाएगा और SBI 0.5 में चेंज हो जाएगा, जिसका जितना बीटा है उस हिसाब से चेंज होगा परसेंटेज में। ठीक है, रुको, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? जो लोग ऑनलाइन में उन्हें भी पूछ रहा हूँ सर, यस सर। अभिजीत, विक्रम, नील, सनन, लिख लिया? अब कहानी में ट्विस्ट Yes. क्या है? ओके सर, स्टेप 4 करो, धीरे धीरे सारा खेल समझ में आएगा। देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो माने, मार्केट पोर्टफोलियो माने, मार्केट पोर्टफोलियो माने क्या? अरे निफ्टी सेंसेक्स को क्या बोलते हैं? इंडेक्स को बोलते हैं ना, निफ्टी या सेंसेक्स, उसको मार्केट पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बीटा कितना बोला? मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा कितना है? अरे अभी लिखा है, देखो, इफ मार्केट चेंज बाय 1, ठीक है, तो मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा कितना हो जाएगा? 1। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बीटा क्या? बीटा, बीटा माने चेंज, बीटा माने रिटर्न नहीं, बीटा माने रिटर्न नहीं, बीटा माने बीटा माने चेंज। बीटा माने क्या है सर? चेंज। बीटा मीन्स नॉट रिटर्न, बीटा माने चेंज, बार बार बोल रहा हूं। तो यहाँ पर मार्केट पोर्टफोलियो कितना है? 1। ठीक है, मार्केट पोर्टफोलियो 1 कैसे दिया मैंने? क्योंकि मैंने आपको अभी अभी लिखाया था कि इफ मार्केट चेंजेस बाय 1, है ना, मैंने अभी दिया था इफ मार्केट चेंजेस बाय 1। तो मार्केट अगर 1 से चेंज हो रहा है तो मार्केट बीटा कितना हो जाएगा? 1। लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बीटा कितना हो, कैसे पता करो? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बीटा कितना होना चाहिए? थोड़ा तो सेंस लगाओ सर। 0 होगा, 0। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिटर्न चेंज हो सकता है क्या? गवर्नमेंट आपको जितना रिटर्न देने का वादा करता है उतना ही देता है ना। ओहो, ये जो गवर्नमेंट इतना सारा रिटर्न देने का वादा किया है, क्या लगता है कि आपको ये चेंज कर देगा? मैं आज 7% बोल के कल 5% कर देगा? कभी सुने हो कि बैंक आपको इंटरेस्ट देने के नाम पे इंटरेस्ट रेट बदल के कम कर दे रहा है? होता है, बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपको पूछता है कि फिक्स रिटर्न लोगे कि फ्लोटिंग रिटर्न लोगे। नॉर्मली लोन का इंटरेस्ट पेमेंट में ये चीज होता है, बैंक के देने में से ज्यादा नहीं होता। फ्लोटिंग रेट माने चेंज होगा तो हम भी कम कर देंगे,
तो नॉर्मली बैंक आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाता ही है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता। बैंक फिर भी मार्केट रेट में रेपो चेंज होगा तो बैंक फिर भी कम बढ़ा कर सकता है। कि मैंने जैसे मानो कुछ दिन पहले भी अगर देखो तो एफडी रेट चल रहा था 5%, 5.5%, अभी 6.5% किया है, तो चेंज हुआ ना। लेकिन ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर आपको 7%, 7.18, 7.33 बोल रहा है ना, तो ये चेंज नहीं होगा, फिक्स ही रहेगा। बात समझे कि नहीं? तो जिसका रिटर्न रेट चेंज नहीं हो सकता, जिसका रिटर्न रेट चेंज नहीं हो सकता या रिटर्न चेंज नहीं होता है, उनका बीटा क्या हो जाएगा? उनका बीटा हो जाएगा 0। इधर मैं रिटर्न लिखता हूं, तो बीटा का रिटर्न हमें पता है कितना, RF 6%, ठीक है, RF 6%। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि मार्केट पोर्टफोलियो का मान के चलो कि रिस्क प्रीमियम या मार्केट रिस्क है 11%। ये मैं अभी सब्जेक्टिवली मान रहा हूं, ये मैं सब्जेक्टिवली मान रहा हूं कि मार्केट पोर्टफोलियो 11% रिटर्न दे रहा है। सो मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना हो जाएगा? मार्केट रिस्क प्रीमियम RM minus RF equals to 11 minus 6 equals to 5%। बताता हूं, लिख लिया? RM माइनस RF, RM माने मार्केट रिस्क प्रीमियम, RM माने मार्केट रिस्क प्रीमियम, RM माने मार्केट रिस्क प्रीमियम। और मतलब क्या निकला यहाँ पर, मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न मैंने माना 11%, तो मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना होगा? अगर मार्केट में रिस्क प्रीमियम है 11%, तो मैं RF से उसको माइनस कर दिया, तो हमें जो परसेंटेज मिलता है उसे 5% बता देता है ना। क्वेश्चन क्या है कि फिर से मैं पॉइंट को दोहराता हूं सर, जब मुझे ये पूछा गया था कि मैं TCS में इन्वेस्ट करूंगा, तो TCS मुझे रिटर्न कितना देगा, मैंडेटरी कितना है, RF तो मुझे देना ही चाहिए, क्योंकि जो पैसा मैं रिस्क फ्री उपाय में उठा सकता हूँ मार्केट से, उतना तो TCS को मुझे देना ही चाहिए, नहीं तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ। तो TCS को भी ये ध्यान में रखना है कि जब मैं अपने इन्वेस्टर को पैसा रिटर्न करूंगा तो रिस्क फ्री रेट तो मुझे देना ही है। फिर RP को लेके बेसिकली डाउट रहा था कि सर रिस्क प्रीमियम कितना मुझे TCS एक्स्ट्रा पे करेगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है सर, ये मैं सब्जेक्टिवली फिलहाल तो लिया, लेकिन मार्केट में ये चीज अलग से डेटा मिलता है कि लास्ट 1 साल में है ना मार्केट कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि निफ्टी लास्ट 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, 17.22%। समझ में आ रहा है सर बात को? ये लास्ट 1 ईयर में निफ्टी का रिटर्न है, तो लास्ट 1 साल में निफ्टी 17% रिटर्न दिया है। तो इतना रिटर्न अगर वो दे रहा है तो नॉर्मल मार्केट से कितना एक्स्ट्रा दे रहा है? माने अगर आप आपका पैसा रिस्क फ्री उपाय में बैंक में रखते हैं तो कितना मिलता? 7 से 8%। ठीक है, मैं चलो एक्स्ट्रा देके मैं 8% माना, तो 8% तो आपको रिस्क फ्री मिल ही जाता, एक्स्ट्रा कितना मिला? इस 9% को रिस्क प्रीमियम कहता है सर। माने आपने अपना पैसा बैंक में ना रख के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ना डाल के, सेंसेक्स निफ्टी में डाला ना, सेंसेक्स निफ्टी के शेयर में डाला ना, तो उसको डालने के लिए आपको एक्स्ट्रा कितना मिला? 9% मिला। इस 9% को रिस्क प्रीमियम कहता है। हाँ रिस्क, अरे उसी को तो रिस्क का प्रीमियम माने क्या, रिस्क का प्रीमियम माने रिस्क लेने के लिए जो मिलता है उसको रिस्क प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम वैल्यू अगर नहीं मिलेगा तो भाई आप क्यों इतना माथा लगाओगे? अपना प्यारा पैसा बैंक में रख लो, पोस्ट ऑफिस में FD कर दो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में डाल दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल दो, क्यों फालतू का इतना रिस्क उठाओ? क्या जरूरत है? अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं मिला तो फिर क्यों दोगे? प्रीमियम का मतलब है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्रीमियम क्वालिटी, तो प्रीमियम क्वालिटी के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ता है तब ना प्रीमियम क्वालिटी मिलता है। तो स्टॉक में देने का पीछे अगर वो आपको प्रीमियम क्वालिटी नहीं दे पाता तो फिर आप क्यों डालोगे इसमें पैसे? हाँ, अब भी इस बात है कि यहाँ पर मार्केट बोलता नहीं कि मैं प्रीमियम हूँ, अगर आप मार्केट को समझ पाते हो तो आपको प्रीमियम मिल सकता है, अगर आपका एनालिसिस गलत निकला तो फिर आप फंस जाओगे। समझे कि नहीं सर? इसे कहते हैं रिस्क प्रीमियम। तो ये रिस्क फ्री था,
तो रिस्क फ्री से अगर हम लोग मार्केट रिस्क जितना था मतलब 17 से अगर मैं 8 को माइनस करता तो भी मुझे मिल जाता ये 9%। 17 टोटल मार्केट है, रिस्क फ्री 8 है, तो 17 माइनस 8 करके तो भी मुझे रिस्क प्रीमियम मिल रहा है ना 9%। समझेगी नहीं सर? हाँ जाता है ना। जैसे 8 गवर्नमेंट देता है तो हमें स्टाइलिश वाली 6 मिला, या कभी मिल जाएंगे 2 भी। हाँ तो फिर आप गलत हो गए। बेटा इससे अच्छा था कि आप अपना पैसा बैंक में रखते तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये मतलब लॉस भी होता ही है। हाँ होता ही है। मैंने बेसिकली आप किस टाइम पे शेयर में पैसा लगा रहे हो। भाई जैसे एक क्रिकेटर या एक बैट्समैन अगर गलत टाइम में शॉट लगाएगा तो क्या होता है? टाइमिंग का खेल है ना सर। जिस टाइम पे बैट पे बॉल लगना चाहिए था उस टाइम पे तुमने हिट नहीं कर पाया, आउट हो जाओगे। तो एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर का यही टेक्निक होते हैं कि वो टाइम में बिजनेस पे टाइमली काम कर रहा है कि नहीं, जिस टाइम पे करना चाहिए उस टाइम पे कर रहा है कि नहीं। 100% सक्सेस तो बहुत ही कम होगा सर, बट डिपेंड करते हैं। अगर आप 60-70% या 80% भी सक्सेस होते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका एनालिसिस सही जा रहा है। 10-20% एरर आपसे हो सकता है, बट अगर आपका उल्टा हो गया 70-80% गलत होते हो, 20% सही होते हो, तो ऐसा फाइनेंस मैनेजर का कंपनी का क्या काम? सिंपल बात है। ऐसा फाइनेंस मैनेजर का कंपनी में क्या काम? डिग्री देख के कंपनी नहीं रखता है, ठीक है? डिग्री से फर्क नहीं पड़ता। आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल कितना है, आप कंपनी को फायदा करके दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, उससे फायदा मतलब होता है। नहीं मैंने यहां से डिग्री लेके आया, मैं वहां से डिग्री लेके आया, आपका डिग्री आपको मुबारक, कंपनी यही बोलेगा आपका डिग्री आपको मुबारक, हमें इसका कोई मतलब नहीं है। समझे कि नहीं सर? तो अब समझ में आ गया ये 11% कहां से आया? मार्केट से आया। तो मैंने यहाँ पर ले लिया इसको, मान लिया, लो मान लिया हमने। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है, ये मैंने मान लिया। जैसे 17% अभी दिखाया ना आपको, मान लिया। तो अगर आपको एग्जाम में पूछेगा रिस्क प्रीमियम कितने, कैलकुलेट कर लोगे ना? बस ऐसे करते हैं कैलकुलेट। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ, रुको। स्टेप 5 मैंने बेसिकली वो बीटा का यूज नहीं हुआ अभी तक। टीसीएस वगैरह का कुछ किए क्या अभी तक? इसमें अभी दिस इज एक्स्ट्रा रिटर्न, क्या लिखोगे? ये जो 5% है, दिस इज एक्स्ट्रा रिटर्न। हाँ हाँ, रिस्क प्रीमियम 5% है। इसको क्या बोलते हैं? इस 5% को क्या बोलते हैं? वही मैं लिख रहा हूं। दिस इज द एक्स्ट्रा रिटर्न रिक्वायर्ड फॉर 1 बीटा, रिक्वायर्ड फॉर 1 बीटा। माने ये जो 5% है ना, मार्केट के हिसाब से एक बीटा के चेंज के कारण आपको इतना रिस्क प्रीमियम चाहिए। बीटा क्या है? सेंसिटिविटी। थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिव खबर होगा, पॉजिटिव खबर होगा, मार्केट इधर उधर हो जाता है। वोलेटिलिटी, मार्केट का वोलेटिलिटी माने मार्केट में जैसे मानो आज मार्केट में क्या है, थोड़ा नेगेटिव न्यूज, स्टार्टिंग में मार्केट उठा था, उठने के बाद गिर गया। वो कल राम मंदिर वगैरह का सिचुएशन था, तो मार्केट में थोड़ा सा खुशी का माहौल था, खुशी खुशी में मार्केट बढ़ गया। लेकिन फिर फॉरेन मार्केट में जितने कंपनीज था वो सेल करना चालू कर दिया, फॉरेन कंपनीज, तो वो जितना सेल बढ़ा दिया, फिर मार्केट में कोई स्टेबिलिटी नहीं रहा, फिर मार्केट गिरता गया। समझे सर? तो जब मार्केट में प्रॉपर कोई रीजन नहीं होता तो मार्केट गिर जाता है। तो मार्केट गिरा माने मार्केट का सेंसिटिविटी हाई, तो यहाँ पर बीटा सेंसिटिविटी को डिनोट करता है। तो 1 बीटा माने सेंसिटिविटी, बीटा माने सेंसिटिविटी। अब 1 बीटा के कारण आपको कितना रिटर्न चाहिए? 5%। तो 2 बीटा के लिए कितना लगेगा? 10%। 3 बीटा होगा तो 15%। जिसका सेंसिटिविटी जितना हाई होगा रिटर्न उतना ज्यादा चाहिए, जिसका सेंसिटिविटी जितना कम होगा उसका रिटर्न उतना कम भी चलेगा। लेकिन मार्केट अगर 1 बीटा है तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर स्टॉक है। जैसे जब मैं आपको निफ्टी 50 बोल रहा हूं, तो निफ्टी 50 माने जिसके अंदर मार्केट रिलेटेड 50 स्टॉक है सर, ठीक है, जो मार्केट में टॉप कैपिटल लेके बैठा हुआ है। जैसे सिप्ला, सान फार्मा, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई, डॉक्टर रेड्डी, हीरो मोटो, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज ऑटो, एलटीएम, बजाज फिनसर्व, टीसीएस, पावर ग्रिड, इंफोसिस, टाटा कंज्यूमर, डीबीज लैब, नेस्ले इंडिया, मारुति, लंबा लिस्ट है अभी। तो ये सारा 50 स्टॉक मिला के ये निफ्टी 50 बना है, ठीक है।
यहाँ पर निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, तो बेसिकली निफ्टी 50 एक शेयर से नहीं बनता है, 50 शेयर से बनता है। अगर एक शेयर हिलता है ना, जैसे देखो निफ्टी 50 आज गिरा है, कैसे गिर गया देखो, निफ्टी 50 में जितना टोटल शेयर है उसमें हार्डली, आप बस ये ग्रीन जोन देखो, ये वाला, ये देखो कितना ग्रीन है, हार्डली 10 से 15 शेयर होगा। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 शेयर है जो ग्रीन है, बाकी 40 शेयर पूरा नेगेटिव में है, देखो सब रेड में, देख रहे हैं। इसका मतलब 40 शेयर इन निफ्टी 50 नेगेटिव में है, इसलिए निफ्टी भी नेगेटिव हुआ है। जिस दिन मैक्सिमम शेयर पॉजिटिव होता है ना, उस दिन निफ्टी में पॉजिटिव होते हैं। इसका और भी रीजन है, जिसका वेटेज हाई रहता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी किसी शेयर का वेटेज इतना हाई होता है, जैसे आईटीसी, रिलायंस, वो अकेला ही मार्केट को ग्रीन बना देता है। वेटेज कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब मार्केट के क्लास में बताता हूँ सर, फिलहाल मेरे को ये सब और मत पूछ लेना, फिर मैं फंस जाऊंगा, ठीक है। वेटेज कैलकुलेट कैसे होता है, अकेला भी एक शेयर एक पूरा निफ्टी को उठा सकता है, इतना दम होता है, ठीक है, वो वेटेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना था कि बीटा से आपको ये पता लग जाएगा कि हमें कितना रिटर्न चाहिए। अब मुझे इतना बताओ, टीसीएस के लिए आपको कितना रिटर्न चाहिए। फॉर टीसीएस बीटा इक्वल्स टू 2, सो रिस्क प्रीमियम कितना होना चाहिए टीसीएस के पैसा लगाने के लिए, आरपी इक्वल्स टू 5 × 2, क्योंकि एक बीटा के लिए 5% चाहिए आपको, तो 2 बीटा है इसका, तो आपको कम से कम 10% रिटर्न मिलेगा ना, तो ही जाके टीसीएस में इन्वेस्ट करना बुद्धिमानी होगा, नहीं तो नहीं। समझ में आ रहा है सर। सिमिलरली फॉर रिलायंस आपको कितना चाहिए, रिलायंस का रिस्क थोड़ा और ज्यादा है, 2.5 है, तो एक बीटा के लिए 5%, तो 2 बीटा के लिए 5 × 2.5, 12.5, माने 6% तो चाहिए ही चाहिए आपको जो रिस्क फ्री है, साथ में 12.5% रिस्क प्रीमियम भी चाहिए, तो जाके रिलायंस में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जैसे मैं आपको एसबीआई बोला था, एसबीआई का रिस्क प्रीमियम कितना था, सॉरी एसबीआई का बीटा कितना था, 0.5, तो यहाँ पर एक शेयर का कितना है 5, तो 5 × 0.5 माने कितना 2.5, माने टोटल अगर मैं टीसीएस में बोलूं 10%, माने रिस्क फ्री कितना है, रिस्क फ्री 6% प्लस रिस्क प्रीमियम 10%, तो टोटल रिटर्न एक्सपेक्ट फ्रॉम टीसीएस शेयर्स व्हेन यू इन्वेस्ट इन टीसीएस दैट इज 16%। जब आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम 6% प्लस 12.5% माने 18.5%, और जब आप एसबीआई में पैसा लगा रहे हो, ये थोड़ा सा सेंसिटिविटी कम है इसका, ऐसे वास्तव में इसका सेंसिटिविटी कम है, इसका शेयर बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं होता है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, मैंने 6% तो आपको चाहिए ही चाहिए, प्लस 2.5, 8.5, समझे कि नहीं कि कैसे डिसाइड होता है, माथा में जा रहा है ना। पूरा शेयर मार्केट से लेना देना है कि नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट ही शेयर से लेना देना है, क्योंकि इक्विटी मार्केट माने ही शेयर मार्केट है। हम लोग जो शेयर शेयर बोलते हैं ना, शेयर का पूरा नाम क्या है, इक्विटी शेयर, समझे कि नहीं सर, ठीक है। लेकिन अभी फाइनेंशियल कैलकुलेशन समझ में आया, सीएपीएम मॉडल इसी को बोलते हैं। तो जनरलाइज कर लेते हैं, ऑलमोस्ट हो गया सर, अभी कंप्लीट हो जाएगा। हेंस तो जनरलाइज माने फॉर्मूला, एक्चुअली देखो फॉर्मूला आपको और रट्टा लगाने का जरूरत नहीं है, जैसे किताब के अंदर तो फॉर्मूला मिल जाता है, बट यू डोंट नीड टू मग अप। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू आरए प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा, ठीक है। अब इसको रट्टा लगाने का जरूरत है सर, आरए प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा। अब बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसको रट्टा लगाते हैं, और फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो समझ ही नहीं पाता कि पूछा क्या है। फॉर्मूला पता है,
पर करना क्या नहीं पता। ऐसा फॉर्मूला जानने का क्या फायदा? बात समझे कि नहीं? लोग फॉर्मूला रट के चले जाते हैं, एफएम का पूरा फॉर्मूला का शीट लेके चले जाते हैं एग्जाम हॉल में, बट क्या करोगे उस फॉर्मूला का अगर यूज करना नहीं आता है तो? एक एग्जांपल देता हूँ, घर पे ट्राई करना, मैंने होमवर्क दे रहा हूँ। yield on treasury equals to 4%. हाँ, सर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी पूछ सकता है एज पर सीएपीएम, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी पूछ सकता है। मैंने जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टर के एंगल से, वही कंपनी के एंगल से कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ना, क्वेश्चन करूंगा आगे, उस क्वेश्चन ही डिस्कस हो। जो क्वेश्चन दे रहा हूँ घर पे ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यील्ड ऑन ट्रेजरी 4%। ट्रेजरी क्या है समझ गए ना? गवर्नमेंट ट्रेजरी है ये, देखो जिसको टी बिल बोलते हैं। यील्ड ऑन ट्रेजरी 4% दिया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 13%। मार्केट पोर्टफोलियो 13% माने सेंसेक्स निफ्टी जैसे चीजों में 13% एक्सपेक्टेशन है। ऐसे मैंने आपको भी दिखाया, ओरिजिनल में 17% था लास्ट ईयर। फाइंड द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन स्टॉक, माने कोई भी शेयर जिसका बीटा विद बीटा, बीटा को ऐसे लिख सकते हो 2 है, जिसका बीटा 2 है, ट्रेजरी में रिटर्न 4% है, मार्केट पोर्टफोलियो 13% दे रहा है, तो ऐसे शेयर में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए? और एक लिखो, यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 5%। मार्केट रिस्क प्रीमियम दे दिया आपको, ठीक है? मार्केट रिस्क प्रीमियम जो आप लोग कैलकुलेट करते हो वो दे दिए 7%। फाइंड आउट रिक्वायर्ड रिटर्न on a stock with a beta of 2। ठीक है, इतना ट्राई करना, नेक्स्ट दिन बाकी मॉडल पे बात करेंगे। इसका नेक्स्ट क्लास मंगलवार है, फिर नेक्स्ट मंगलवार। हाँ, इसका करंट एक ही चल रहा है, इसका एक क्लास बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। और जिसका बैकअप क्लासेस बाकी है मैं प्लेलिस्ट भेज दूंगा सर। जिन लोगों का बैकअप करना है टीवीएम का जरूर पहले करना, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्लासेस बिल्कुल देखना, क्योंकि बहुत चैप्टर बाकी हैं। तो टीवीएम एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जितना क्लासेस हुआ है 4-5 होगा। टीवीएम बेसिक्स फाइनेंस है सर, बचपन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेक्निक भी सिखाया जाता है, उसे बिल्कुल अडॉप्ट कर लेना। अगर समझ में नहीं आएगा ऑफलाइन में जब भी क्लास में आओगे, कैलकुलेटर का टेक्निक सीख लेना, बहुत जरूरी है। कॉमर्शियल कैलकुलेटर, ठीक है, कॉमर्शियल कैलकुलेटर का टेक्निक वहां पर सिखाया जाता है, बहुत जरूरी है। मैं सभी को शेयर कर दूंगा, प्लीज कर लेना। नेक्स्ट दिन बाकी अप्रोच में बात करेंगे, ठीक है, जैसे कि डिविडेंड प्राइस में मतलब डीडीएम है, ग्रोथ है, अर्निंग प्राइस है, ये सब अप्रोच में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ঠিক আছে স্যার, আই থিঙ্ক বিক্রমের একটু অসুবিধা হয়েছে, আমি বুঝতে পারছি। অভিজিৎ বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে।
বিক্রম বুঝতে পারলি কি পারলি না, নাকি সব আবার মাথার উপর দিয়ে নিচ দিয়ে সব দিয়ে চলে গেল? না স্যার বুঝলাম একটু। আস্তে আস্তে বুঝে যাবি স্যার, প্রথমবার এফএম করছিস তো, একটু টিভিএম এর ক্লাসগুলো দেখবি, টাইম ভ্যালু অফ মানি, কম্পাউন্ডিং ইন্টারেস্ট, ডিসকাউন্টিং ইন্টারেস্ট, ঠিক আছে? দেখবি আস্তে আস্তে আরো ক্ল্যারিটি চলে আসবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। ঠিক আছে, নেক্সট দিন অফলাইনে আয়, বুঝিয়ে দেবো। নীল सनन बोलो सर। यस सर। ठीक है ना, समझ में आया ना सर? ठीक है, चलो फिर, तो फिर बाय आज। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट सर। क्लास হবে তো? হ্যাঁ, কালকে ক্লাস আছে। कल कल फिर कब? ऑफलाइन क्लास है टैक्स का 11:30। ओके। ठीक है, एक बात पूछना था। हाँ। ये